तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, क्या हो अगर एक ऐसा राज्य है जहां सालों से एक ही सरकार चल रही हो, जहां विपक्ष जो है वो सिर्फ नाम का हो, लेकिन असली मुकाबला कभी बना ही ना हो, और फिर अचानक से एक इलेक्शन के नतीजे आते हैं और पूरी राजनीति वहां पर उलट जाती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक चुनाव है या फिर वो है जिसे लोग कहते हैं कि मोदी की सुनामी आ गई है। साथियों, आज हम इसी कहानी को समझेंगे और वो भी सीधा सीधा बंगाल के नजरिए से इसको देखेंगे, और बंगाल को लेकर ही हम इस मोदी की सुनामी को समझने की कोशिश करेंगे जो अभी बंगाल में आई हुई है। साथियों देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझे बिना इस पूरी कहानी को समझना बेहद मुश्किल है, बल्कि ये समझिए कि नामुमकिन है। ये वो राज्य है जहां पर कभी वामपंथ का दशकों तक राज रहा, वामपंथ ने वहां पर अपना झंडा गाड़े रखा, और फिर एक बड़ा सा बदलाव जो है तब देखने को मिला जब ममता बनर्जी ने आकर उस वामपंथ के किले को धराशायी कर दिया, गिरा दिया। उसके बाद करीब 15 साल तक एक ही चेहरा, एक ही नेतृत्व और एक ही राजनीतिक पकड़ देखने को वहां पर बंगाल के लोगों को मिली। धीरे धीरे यहां पर एक स्थिर सत्ता तो बन गई, लेकिन साथ ही एक तरीके की राजनीतिक थकान भी वहां पर पैदा होने लगी थी। अब ये थकान क्या होती है साथियों? जब लंबे समय तक एक ही सरकार आप लोग देखते हो तो आपकी उम्मीदें उस सरकार से धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, और अगर किसी कारण से आपकी वो उम्मीदें पूरी ना हो तो सवाल सरकार पर सीधे सीधे उठने लगते हैं। ठीक यही बंगाल में भी हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी जोरदार एंट्री ली। लोगों को तब लगा कि ये बस एक राष्ट्रीय चुनाव का असर है, लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी सरकार अपनी नहीं बना पाई, लेकिन उसने खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में बंगाल के अंदर स्थापित कर लिया था। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि अब मुकाबला एक तरफा नहीं रहा था। धीरे धीरे ग्राउंड पर बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे इलाकों में जाना शुरू कर दिया था, नए नए कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दिया था, नए नए वोटर बनाने शुरू कर दिए थे, और नया भरोसा वहां पर बीजेपी के साथ लोगों का जुड़ने लगा। और अब 2026 में इस चुनावी नतीजों में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो सभी को चौंकाने वाली है, सभी को चौंका रही है। बीजेपी ने ये चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया है, ममता बनर्जी तक हार गई है। मतलब साफ है, अब बात सिर्फ चुनाव की नहीं रही है, अब बात सत्ता के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। बीजेपी अब सत्ता के दरवाजे पर पहुंच चुके, बीजेपी का ही अब सीएम बनने वाला है। तो अब आप खुद सोचिए, जिस पार्टी को कभी बाहरी कहा जाता था, जिसके लिए कहा जाता था कि बंगाल की जमीन उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, वही पार्टी आज बड़े भारी बहुमत से जीत चुकी है। यह अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की मेहनत है, नैरेटिव की लड़ाई है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है वो वोटर की सोच में बदलाव है। और अब सवाल यह भी उठता है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव है या सच में बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है? साथियों, अब यहां थोड़ा रुक कर एक बहुत जरूरी बात को समझिए, जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस इलेक्शन में हुआ, सुनामी। आखिर राजनीति में सुनामी का मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, सुनामी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर जगह पार्टी को 70 से 80% वहां की जनता के वोट मिल जाए। असल खेल कहीं ज्यादा इससे सूक्ष्म लेवल पर होता है, नैनो लेवल पर होता है। राजनीति में सुनामी का मतलब होता है छोटा सा बदलाव, लेकिन बहुत बड़ा सीट बदलाव। इसको साथियों आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी सीट पर एक पार्टी को 48% वोट मिले हैं, और वहीं दूसरी पार्टी जो है कोई दूसरी, उसको 44% वोट मिले हैं। अब अगर वोट प्रतिशत देखें तो ये मात्र 4% का है। वोट इधर से उधर खिसक जाए तो क्या होगा? सीधे सीधे साथियों बाजी जो है पलट जाएगी। अब सोचिए, अगर यही 4 से 5% का बदलाव 50 या 60 सीटों पर हो जाए तो क्या होगा? पूरा चुनाव ही बदल जाएगा। यही है असली सुनामी, छोटा बदलाव, लेकिन इसका असर साथियों बहुत बड़ा देखने को मिलता है। इसे राजनीति की भाषा में वोट स्विंग कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, ये स्विंग हमेशा दिखता नहीं है, ये धीरे धीरे बनता है। कहां पर? लोगों के मनों में, उनके अनुभवों में और उनके गुस्से या उम्मीदों में। एक और चीज को साथियों समझिए, वोट का बंटना और वोट का एकजुट होना। अगर वोट कई हिस्सों में बंट जाए तो जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
जैसा इस बार ममता दीदी के साथ हुआ, जो मुस्लिम वोट था वो बढ़ चुका था, क्योंकि एक तरफ तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था और इधर दूसरी तरफ AIMIM की तरफ चला गया और तीसरा था ममता बनर्जी की तरफ चला गया। लेकिन अगर एक बड़ा वर्ग एक ही दिशा में वोट करने लगे तो गणित जो है वो पूरे तरीके से किसी भी राज्य हो, चाहे कोई राज्य हो, वहां पर बदल जाता है। अब इसे बंगाल से जोड़कर देखिए, अगर कुछ प्रतिशत वोट एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और साथ ही कुछ वोट एकजुट हो जाए तो सीटों में बहुत बड़ा फर्क आना तय है। मतलब सीधा सीधा यह है कि मुस्लिम वोट जो है जहां पर गया, उससे अलग जो हिंदू वोट था, प्रबुद्ध लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने सबने बीजेपी को, मैक्सिमम लोगों ने वोट किया है और इसी वजह से सीटों में बहुत बड़ा फर्क जो है आपको देखने को मिला है। और अब सवाल यह है, क्या बंगाल में सच में ऐसा हुआ है? क्या लोगों ने चुपचाप अपना मन बदल लिया था, या फिर यह सिर्फ माहौल का असर है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो नतीजों में भी हमें दिखाई दे रहा है? और सबसे अहम बात, क्या यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ इस चुनाव तक ये है, जो बदलाव है वो सीमित रहेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे की कहानी में छुपा हुआ है। साथियों अब बात करते हैं जमीन की, क्योंकि असली चुनाव टीवी पर नहीं लड़े जाते हैं, डिबेट्स में नहीं लड़े जाते हैं। मतलब जो सारा दिन टीवी पे झै झै पै पै होती है उसमें नहीं लड़े जाते हैं। असली इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो गांव में लड़ा जाता है, गली में और मोहल्लों में लड़ा जाता है। और बंगाल में इस बार जो हुआ वो सिर्फ रैलियों या भाषणों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहा था। ये चुनाव था साथियों, भावनाओं का था, पहचान का चुनाव था और माहौल का भी चुनाव था। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कई छोटे छोटे घटनाक्रम आपको देखने को टीवी पर और मीडिया जगत में देखने को मिले होंगे। कहीं नारे को लेकर टीएमसी विरोध करने लगती थी, कहीं जुलूस को लेकर टीएमसी और बीजेपी का टकराव हो जाता था, कहीं स्थानीय स्तर पर राजनीतिक तनाव दोनों पार्टियों में हो जाता था। अब ये घटनाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन जब ये बार बार होती हैं तो ये एक बड़ा माहौल क्रिएट कर देती हैं। लोगों के मन में एक भावना जो है वो बनने लगती है कि आवाज हमारी जो है वो सरकार के द्वारा सुनी नहीं जा रही है। साथियों ध्यान रखिए, चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं जीते जाते हैं, चुनाव भावनाओं पर भी जो है वो जीते जाते हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को वहां पर बंगाल में बदला और बड़े बड़े वादों के बजाय छोटे छोटे संपर्क बीजेपी ने बनाने शुरू कर दिए थे। गांव स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय हो गए, स्थानीय मुद्दों को जाकर वो उठाने लगे और लोगों से सीधा जुड़ने की बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कोशिश भी करी। और कई जगह पर नेताओं का आम लोगों के बीच जाना सभी लोगों को पसंद आ रहा था। साधारण जीवन शैली नेता वहां पर जाकर अपनी दिखा रहे थे। ये सब एक सीधा सीधा जनता में संदेश जा रहा था कि हम सब आपके बीच में हैं। अब दूसरी तरफ क्या हुआ उसे भी देखते हैं। ममता सरकार के खिलाफ लगातार आरोप लग रहे थे, हिंसा के आरोप लग रहे थे, भ्रष्टाचार के लग रहे थे और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप, ये सब आरोप लग रहे थे। अब ये आरोप कितने सही थे ये अलग बहस की बात है, लेकिन जब एक ही बात बार बार सुनाई देती है तो वो लोगों के जो है दिमाग में बैठ जाती है। और यही राजनीति की सबसे बड़ी ताकत होती है, नरेटिव। अगर नरेटिव बन गया तो फिर वही चुनाव का रुख तय करता है, वही चुनाव की दिशा तय करता है। अब आप खुद सोचिए, जब एक तरफ असंतोष हो और दूसरी तरफ विकल्प तैयार हो तो क्या होगा? लोग बदलाव की तरफ झुकते हैं और शायद बंगाल में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये गुस्सा है या उम्मीद है? क्या ये बदलाव स्थायी होगा या सिर्फ एक चुनावी प्रतिक्रिया होगी? कहानी साथियों अभी बाकी है। अब सबसे अहम हिस्से पर हम इस वीडियो के आ चुके हैं। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, अगर ये जो बंगाल के नतीजे आए हैं ये पूरे देश के लिए एक राजनीतिक संदेश अब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है साथियों, बड़ी गौर से सुनने की बात है। पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक प्रतीक है संस्कृति का, बौद्धिक राजनीति का और मजबूत क्षेत्रीय पहचानों का। सालों तक यहां पर यही धारणा बनी रही कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी यहां गहराई से वजूद नहीं बना पाई है। लेकिन अगर आज वही पार्टी जीत गई है तो इसका मतलब साफ है, देश की राजनीति साथियों अब धीरे धीरे करके बदल रही है। अब राजनीति सिर्फ क्षेत्रीय सीमाओं में बंधी नहीं रहती है। वोटर अब विकल्प को खोज रहा है, वोटर अब विकल्प दूसरी पार्टियों में भी देखने लगा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई और दूसरी पार्टी हो। और जरूरत पड़ने पर वोटर जो है सरकारों को बदल भी रहा है। साथियों अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। उन्होंने लंबे समय तक बंगाल की राजनीति को नियंत्रण रखा उस पर और एक मजबूत नेता के रूप में खुद को वहां पर स्थापित किया। लेकिन हर नेतृत्व के सामने एक चुनौती होती है, समय के साथ खुद को बदलते रहना।
अब सवाल ये उठता है, क्या वो बदलाव समय पर हो पाया? क्योंकि अगर जनता को लगे कि उनकी बात किसी भी रूप में नहीं सुनी जा रही है या एक ही शैली बार बार दोहराई जा रही है, तो वहां पर असंतोष पैदा हो जाता है और वही असंतोष चुनाव में भी परिणाम बन जाता है। आपने आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली वो घटना देखी होगी, संदेश खाली वाली घटना देखी होगी। वहां पर जनता को ये लगने लगा था कि सरकार जो है हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तभी ये वहां की पब्लिक का मूड बना। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा मौका है। उन्हें बंगाल में सफलता मिली है। ये उनके लिए एक जीत नहीं है, ये उनके विस्तार की पुष्टि है। एक ऐसा संकेत है कि वो अब हर क्षेत्र में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल जो है वो खड़ा होता है, क्या ये बदलाव स्थायी है या फिर ये सिर्फ एक लहर है जो समय के साथ आगे जाकर खत्म हो जाएगी? क्योंकि भारतीय राजनीति में वोटर इतनी तेजी से अपना मन बदलता है, आज जो समर्थन है वो कल को सवाल भी बन सकता है। इसलिए असली परीक्षा चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू होने वाली है। अब आखिरी सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या सच में ये मोदी की सुनामी जैसी कोई चीज होती है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक शब्द है जिससे माहौल वहां पर बनाया जाता है? सच शायद दोनों के बीच में ही कहीं पर छिपा हुआ है। कभी ये रणनीति होती है, कभी ये लहर बन जाती है और कभी ये दोनों मिलकर इतिहास को रच डालती हैं, इतिहास बना डालती हैं। साथियों, अब आप बताइए, क्या बंगाल में इतिहास लिखा जा रहा है या ये सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव है? क्या ये बदलाव लंबे समय तक वहां पश्चिम बंगाल के अंदर टिक कर रहेगा या अगले चुनाव में तस्वीर जो है बंगाल में बदल जाएगी? अपनी राय साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय सिया राम। साथियों, बीजेपी ने जो है बंगाल में चमत्कार कर दिया है, कमाल कर दिया है। बीजेपी की जो पूरी टीम है उसने वहां पर ममता के राज को उखाड़ फेंका है। इसे मोदी की जो है सुनामी बताया जा रहा है। सुनामी मोदी की वहां पर चल गई है और उसी सुनामी के अंदर ममता बनर्जी भी अपनी सीट हार गई है। शुभेंदु अधिकारी वहां पर अपनी जो सीट है भवानीपुर से वो जीत चुके हैं और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई थी उसकी माताजी को जो टिकट दी गई थी वहां पर भी वो जीत चुकी हैं। तो साथियों, ये एक परिणाम आया है पश्चिम बंगाल का। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या बंगाल में जो बीजेपी की सरकार बनेगी, जिस भी किसी को सीएम बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, वो क्या इसको रिपीट कर पाएंगे, सरकार को चला पाएंगे? क्योंकि वहां बंगाल के अंदर अभी चुनौतियां बहुत हैं। वहीं एक तरफ जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसे लेकर भी वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और साथियों, वहां पर कोई इंडस्ट्री जो है इतनी ज्यादा अब नहीं बची हैं। क्या वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी, वहां पर नए जो लोग हैं वो निवेश करने के लिए आएंगे? ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो ये जो है ये आगे ही हमें पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस वहां पर 5 साल तक चला पाती है। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।